नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए ग्राफ एवं तालिका से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर में ग्राफ एवं तालिका से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ग्राफ एवं तालिका से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 10 प्रश्न ग्राफ से पूछा जाता है, 10 प्रश्न तालिका से पूछा जाता है और ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर 1 से लेकर 7 छात्र हैं और इन सभी का अनुपात यहाँ पर दर्शाया गया है। इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न पूछा गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्या लिखा है, पहले इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इतिहास लिखेंगे, ठीक है, पहले इतिहास लिखेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे भूगोल, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो अनुपात दर्शाया गया है दशमलव में है, इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बना लेंगे। इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इतिहास का मान कौन सा है और भूगोल का मान कौन सा है। तो पहला है देखिए 0.65। 0.65 का मतलब इसे हम 65/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, इसलिए इसके नीचे हम 1 लिखकर 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम 65/100, ठीक है। अब 65/100 का मतलब 65 ये इतिहास का मान हो गया और 100 ये भूगोल का मान हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, 0.85 है, तो इसे हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 85/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों 0.35, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम 35/100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है इसलिए नीचे 100 लिखेंगे। आगे है दोस्तों 1.25, तो इसे हम लिखेंगे 125/100 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर भी है। इसके बाद है दोस्तों 1.4, 1.4 का मतलब 14 इसे 10 लिखेंगे, क्योंकि 1 अंक पर दशमलव है इसलिए 1 लिखकर 1 जीरो ही बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों 0.95, इसे हम क्या लिखेंगे, 95/100 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है। और अगला है 1.55, इसे हम क्या लिखेंगे, 155/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऊपर वाला जो मान है ये इतिहास का है और नीचे वाला जो है ये भूगोल का है। प्रश्न पूछा गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो आप लोग देखिए किसमें इतिहास में ज्यादा अंक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 125, ये देखिए इसमें इतिहास में ज्यादा है, 125 है, भूगोल में 100 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 14/10 में 14 देखिए ज्यादा है 10 से, मतलब इतिहास में अंक ज्यादा है, भूगोल में कम है। और ऐसे ही आप 155/100 में देखेंगे, ये इतिहास का मान 155 ज्यादा है और भूगोल का 100 कम है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 छात्र ऐसे हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हुए हैं, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस यही आपको बताना था, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित कौन किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास में कम 65/100 है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और यहाँ पर आप देखेंगे छठा है। ये सभी क्या है, ये इतिहास में कम अंक अर्जित किए हैं भूगोल की अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पर आधारित अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, आपको यह बताना है। अब यहाँ पर देखना है कि इतिहास में कम अंक किसका है, तो इसको भी ऐसे ही अनुपात में बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले इतिहास लिखेंगे, ठीक है, इतिहास, और नीचे लिखेंगे भूगोल, और जो दशमलव यहाँ पर लिखा गया इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बनाएंगे। तो 0.65 को क्या लिखेंगे, 65/100 लिखेंगे, और 0.85 को हम लिखेंगे 85/100, और ऐसे ही 0.35 को हम लिखेंगे 35/100, और ऐसे ही 1.25 को हम क्या लिखेंगे, 125/100, और 1.4 को हम लिखेंगे 14/10, क्योंकि 1 अंक पर दशमलव है, और 0.95 को हम क्या लिखेंगे, 95/100, और 1.55 को हम लिखेंगे 155/100। अब इसमें आप देखिए इतिहास में कम अंक किसका किसका है, किन छात्रों का इतिहास में कम अंक है। तो पहला छात्र ये है 65/100 में आप देखेंगे इतिहास का मान कम है, भूगोल का मान ज्यादा है, तो पहला आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरा भी, देखिए 85 कम है, ये इतिहास का मान है, और 100 भूगोल का मान है, तो दूसरा भी कम है क्योंकि 85/100 है, 85 कम है 100 से, ठीक है। ऐसे ही तीसरा आप देखिए 35/100 है, इसमें भी आप देखेंगे इतिहास का मान कम है भूगोल की अपेक्षा, और यही आपको बताना है किसमें इतिहास का मान कम है, ठीक है।
125 इसमें तो ज़्यादा है इतिहास, इसको नहीं लेंगे। और 14/10 इसमें भी ज़्यादा, इसे भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर 95/100 ये कम है भूगोल की अपेक्षा, इसलिए इसे लेंगे। और ये इतिहास में इसमें ज़्यादा, इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर छठा। पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिए, सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है, आपको बताना है। छात्र 3 से 4 में प्रतिशत बढ़त क्या है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? इतिहास या भूगोल के अंकों को नहीं यहाँ पर दर्शाया गया है, बल्कि अनुपात को दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर आप नहीं दे सकते, क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात का और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, आपको यह बताना है। तो अधिकतम अनुपात कौन सा है? 1.55 है, लिखेंगे 1.55। ठीक है, और न्यूनतम अनुपात क्या है? 0.35 है। यहाँ पर देखिए 0.35 है, तो लिखेंगे 0.35। इनका अंतर आपको बताना है, मतलब माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 1.20। 1.20 का मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्राफ से संबंधित, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं, आपको बताना है। तो छात्र 4 ये है और इसका अनुपात क्या है? 1, 2, 3, 4, ये वाला 1.25 है। तो लिखेंगे छात्र 4 का अनुपात, छात्र 4 का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है 1.25, तो लिखेंगे 1.25। इसको हम भिन्न में बना लेंगे तो लिखेंगे 125/100, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है इसलिए। ठीक है, इसे सरल करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर भूगोल का अंक दिया गया है और इतिहास का अंक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर छात्र 4 का जो अनुपात है 5/4 है, तो लिखेंगे 5/4। इसमें क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, गुणे 60 कर देंगे। इसको सरल कर देंगे, किससे कटेगा? 15 चौका 60, ये कट गया, 15 का 5 में गुणा, 15 पचे 75। ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। इतिहास में कितने अंक हैं? 75 अंक हैं। ठीक है, भूगोल में 60 अंक दिया है, तो इतिहास में कितने अंक आए हुए हैं? 75 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 2013 से लेकर 2021 के बीच कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वह मीट्रिक टन में दिया गया है। इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न पूछा गया है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था, आपको यह बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में आपको बताना है किस वर्ष में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है कच्चे ऊन के उत्पादन में। तो पहला विकल्प है 2017 2018। तो यहाँ पर आप देखिए 2017 2018, इन दोनों के बीच आप देखेंगे 65 से 76 हुआ है। 65 से 76 का मतलब क्या हुआ, कितनी वृद्धि हुई? 11 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। तो 11 मीट्रिक टन इसको लिख लेते हैं, सभी का पहले लिख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। 2020-21 दिया है, 2020-21 कहां पर है? ये है 2020 और 21। 68 से 73 हुआ है, 68 से 73 मतलब 5 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, तो 5 इसे लिख देते हैं। 2016-17 आगे लिखा गया है, 2016-17 ये है। 53 से 65 हुआ है, 53 से 65 का मतलब क्या होता है? 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, 2019-20 दिया है, 2019-20 ये है। 58 से 68 हुआ है, 58 से 68 का मतलब यहाँ पर 10 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। तो इसमें देखिए किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो देखेंगे सी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है इन चारों वर्षों की अपेक्षा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 वर्षों का जो उत्पादन है इसका पहले योग करिए, उसके बाद अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन का योग करिए और देखिए कितनी वृद्धि हुई है अंतिम 4 वर्षों में। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन लिखेंगे, पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले 4 वर्षों का 56, 51, 53, 65 का योग करेंगे,
लिखेंगे 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65। इसका योग करेंगे क्या हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, अंतिम 4 वर्षों का कुल उत्पादन। लिखेंगे अंतिम 4 वर्षों का कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, अंतिम 4 वर्षों का 76, 58, 68 और 73 का योग करेंगे। लिखेंगे 76, 58 प्लस 68 प्लस 73। इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका योग दोस्तों 275 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। अब देखिए इसमें अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आपको यह बताना है। तो 225 था, 275 हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 50 की वृद्धि हुई है। 50 की वृद्धि हुई है तो इसे हम प्रतिशत में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी वृद्धि हुई है, 50 की, तो 50 ऊपर लिखेंगे बटा किससे वृद्धि हुई है, 225 से, तो 225 हम नीचे लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 2 22 25, 5 पचम 25 ये हो गया, 5 दहम 50 ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद अभी 5 से ये कटेगा, 5 9 45 और 5 दूनी 10 बराबर क्या हो गया, 100 का 2 में गुणा 200 हो गया। 200 में हम क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। 200 में 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 20 फिर 20 बन गया, फिर 9 दूनी 18, 2 20 दशमलव लगाएंगे फिर 20 बन जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 22.2% आपका यहाँ पर 22.2%, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था आपको यह बताना है। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है 8 वर्षों के दौरान उत्पादन का, इन सब का औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का योग कर देंगे और इनकी संख्या से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 8 वर्षों के दौरान औसत, 8 वर्षों के दौरान औसत कैसे निकलेगा, सबका योग करेंगे और उनकी संख्या से भाग करेंगे। तो योग करिए 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 और प्लस 76 और इसके बाद प्लस 58 और प्लस 68 और प्लस 73, इन सब का योग करके इनकी संख्या से भाग करेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए अब इनका योग करिए, इनका पूरा योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, सबका योग करेंगे कितना आएगा, 500 आएगा, 500 बटा 8। अब 8 से हम क्या करेंगे, 500 में भाग करेंगे। 500 में भाग कैसे जाएगा, 8 छंग 48 होता है, 48 2 50 20 बन गया, तो 8 दूनी 16, 16 4 20 दशमलव लगाएंगे 40 बन जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पर 62.5 मीट्रिक टन आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, 62.5 मीट्रिक टन। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। आपको केवल औसत निकालना था। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग कर देंगे और उनकी संख्या से भाग कर देंगे। कुल संख्याओं का योग करने पर कितना आया, 500 आया, 500 में आपने 8 से भाग दिया तो 62.5 आ गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही आपको यह बताना है। तो ग्राफ में आपको देखना है किस वर्ष सबसे ज्यादा घटत हुई है। तो इसमें आप देखेंगे 2014 और 15 में देखेंगे 56 से 51 हुआ है, 5 की कमी हुई है। और 2018 और 19 में देखेंगे 76 से 58 हुआ है, मतलब 18 की कमी हुई है। और किसी में कमी नहीं हुई है, केवल 2 वर्षों में, 14 से 15 में और 18 से 19 में। तो सबसे ज्यादा किस में घटित हुई है, तो आप देखेंगे 76 से 58 हुआ है, सबसे ज्यादा इसमें 18 की कमी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2018-19 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसी पर आधारित और प्रश्न देख लेते हैं। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपको तुलना करना है। तो आप लोग देखिए 2014-15 में उत्पादन कितना है, 51 है, तो 51 लिखेंगे। और 2019-20 में आप देखेंगे उत्पादन 68 है, तो बटा 68 लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों को काट देंगे, 17 से कटेगा 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 से दोनों कट गया, इसलिए 3/4 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, ऐसे ही लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब
अब यहाँ से दोस्तों तालिका से संबंधित प्रश्न शुरू है। तो दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। 5 सेल्समैन हैं यहाँ पर A, B, C, D, E। इनका जो वार्षिक कमीशन है 2015 से लेकर 2020 तक यह दिया गया है। इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? आपको यह बताना है सेल्समैन सी का। तो पहला दिया है 2016। तो 2016 में पहले आप देखेंगे सी द्वारा जो अर्जित कमीशन है पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि दर्शाता है। देखिए 2016 से पहले 26,200 था और 2016 में 27,800 हो गया है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है? 1600 की वृद्धि हुई है। तो 1600 यहाँ पर लिख देंगे। 2017 वाले में आप देखिए यहाँ पर तालिका में 2017 में आप देखेंगे पिछले वर्ष 27,800 था और उसके बाद 2017 में 28,200 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 400 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 400 यहाँ लिख देंगे। 2018 वाले में देखेंगे, 2018 में आप देखेंगे 28,200 पहले था पिछले वर्ष और 2018 में आकर 29,100 हो गया। तो इसमें लगभग 900 की वृद्धि हुई है, इसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही 2019 में देखेंगे, 2019 में आप देखेंगे पहले 29,100 था और उसके बाद 2019 में 29,400 हो गया। इसमें 300 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे चारों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? तो 2016 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 1600 की। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरह से आप विकल्प के माध्यम से आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी तालिका पर आधारित। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? आपको यह बताना है। तो पहले लिखेंगे 2018 में बी का कमीशन क्या है। लिखिए 2018 में बी का कमीशन, बी का कमीशन कितना है? तो इसमें आप देखेंगे तालिका में 2018 में बी का कमीशन 28,000 है। कितना है? 28,000, इसको लिखेंगे। और उसके बाद 2018 में 5 सेल्समैनों का कुल कमीशन क्या है? लिखेंगे 2018 में 5 सेल्समैनों का कुल कमीशन, 5 सेल्समैनों का कुल कमीशन, 5 सेल्समैनों का कुल कमीशन कितना है? तो इसमें आप देखेंगे तालिका में लिखा गया है 1,46,960। कितना है? 1,46,960। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें पूछा गया है वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत निकाल देंगे। 28,000 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और बटा 1,46,960 को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। प्रतिशत आसानी से आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 14,696 से 28,000 में भाग करेंगे तो भागफल 1.905 आ जाएगा। ठीक है, 1.905 आ जाएगा। अब 1.905 का 10 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.05% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19.05%। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत निकालना था, इस तरह से आप प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? आपको यह बताना है। विकल्प ए, बी, डी, सी दिया है, इसमें से कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर सेल्समैन ए का पहले देखते हैं। सेल्समैन ए का पहले 2015 में जो कमीशन था वह कितना था? 2015 में 27,350 था और 2018 में 29,800 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? तो आप देखेंगे इसमें 2,450 की लगभग वृद्धि हुई है। सेल्समैन बी का आप देखते हैं। सेल्समैन बी का 2015 में कमीशन 26,850 था और 2018 में 28,000 हो गया। तो यहाँ पर 1,150 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसे ही सेल्समैन डी का देखते हैं। सेल्समैन डी का 2015 में कमीशन 27,850 है और 2018 में 30,060 हो गया है। तो लगभग 2,210 की वृद्धि हुई है। तो 2,210 यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही सेल्समैन सी का आप देखते हैं। सेल्समैन सी का कमीशन 2015 में 26,200 था, 2018 में 29,100 हो गया है। तो इसमें लगभग 2,900 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 2,900 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे उच्चतम वृद्धि कौन दर्शा रहा है? सबसे उच्चतम वृद्धि 2,900 यहाँ पर सी दर्शा रहा है, सेल्समैन सी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? आपको यह बताना है। यहाँ पर वर्ष दिया गया है 2017, 2018, 2019, 2020। इन चारों वर्षों का उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर आपको निकालना है और देखना है किसका अंतर अधिकतम है। तो चलिए पहले 2017 का निकालते हैं। 2017 में आप देखेंगे उच्चतम कमीशन 29,800 है और
न्यूनतम कमीशन क्या है 25,200 है, ठीक है। और इनका अंतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 4600, ठीक है। ऐसे ही 2018 में भी आपको देखना है। 2018 में आप देखेंगे उच्चतम कमीशन कितना है, उच्चतम 30,060 है और न्यूनतम दोस्तों 28,000 है, 28,000 लिखेंगे और इनका अंतर कर देंगे तो 2060 आ गया। ऐसे ही 2019 में आप देखेंगे, तालिका में ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। 2019 में आप देखेंगे उच्चतम कमीशन 29,800 है, 29,800 लिखेंगे। न्यूनतम कमीशन इसमें आप देखेंगे 24,600 है, तो 24,600 लिखेंगे और इनका अंतर कर देंगे तो 5200 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2020 का करेंगे। 2020 में उच्चतम कमीशन 32,000 है, 32,000 लिखेंगे और इसमें माइनस करेंगे न्यूनतम कमीशन 27,000 है, 27,000 लिखेंगे और इसमें अंतर कर देंगे तो अंतर लगभग 5,000 आ जाएगा। अब इसमें आपको देखना है सबसे ज्यादा अंतर किसमें है। सी ऑप्शन देखिए, 2019 में सबसे ज्यादा अंतर है क्योंकि 5200 का अंतर आ रहा है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 2019 आपका राइट हो जाएगा। 2019 में उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, लिखेंगे 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन क्या है 29,800 है। कितना है 29,800 है, आप लोग तालिका में देख सकते हैं। और 2019 में ए द्वारा अर्जित कमीशन क्या है, ए द्वारा अर्जित कमीशन आप देखेंगे 24,600 है 2019 में ए द्वारा अर्जित कमीशन। अब इन दोनों का प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 29,800 बटा 24,600 गुणे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 29,800 में 246 से भाग देना है, तो 246 का इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग भाग करके देखिए तो लगभग दोस्तों आपका 121.14% आ जाएगा, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एक तालिका दिया गया है, तालिका का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। यहाँ पर महीने दिए गए हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन महीनों में खुले खातों की संख्या दी गई है और यहाँ पर शेयर ब्रोकर दिए गए हैं एंजल, शेरखान, जेरोधा, ट्रेडबुल। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। महीना है जून, सितंबर, अगस्त, मई। इन चारों में बताना है किस महीने में औसत अधिकतम है। तो क्या करेंगे, चारों महीनों का औसत पहले निकालेंगे। तो पहले जून माह का देखते हैं, जून माह का औसत निकालिए। जून माह का कॉलम ये है, इसमें 28, 18, 45 और 42 का औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या से भाग करते हैं। तो इन सब का योग करके 4 से भाग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 प्लस 45 और प्लस 42, ठीक है, प्लस 42। अब इनका योग करेंगे और उसके बाद इसमें 4 से भाग करेंगे। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो 133 हो जाएगा। 133 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करके देखिए कितना आता है, 4 तिहाई 12, 1 13, फिर 4 तिहाई 12, 1 13 दशमलव, फिर 4 दूनी 8, 2 10, फिर 4 पंचे 20, मतलब 33.25 आया, ठीक है। अब ऐसे ही सितंबर माह का आपको निकालना है। सितंबर माह का औसत आप कैसे निकालेंगे, सितंबर माह का कॉलम ये है 55, 45, 40 और 60 का औसत आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 55 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 60, इनका योग करके 4 से भाग करेंगे। इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 200, 200 बटा 4, 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और आगे जीरो है तो जीरो लगा देंगे तो 50 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगस्त माह का आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अगस्त माह का औसत क्या हो जाएगा। अगस्त माह का यहाँ पर देखेंगे 65, 30, 35 और 50, इनका औसत निकालना है। तो इनका योग कर देंगे 65 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50 बटा 4। अब इनका आपस में योग करिए कितना होता है, तो इनका योग करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 180 और बटा 4। इससे आप भाग करेंगे 4 से
तो 4 चौक 16, 16 2 18, 20 बन गया, 4 पंचे 20। ऐसे ही मई माह का निकालते हैं। मई माह का औसत क्या हो जाएगा? मई माह में आप देखेंगे यहाँ पर 25, 22, 30, 35 दिया गया है, तो इनका आपस में योग करेंगे। लिखेंगे 25 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 35 बटा 4। 4 से भाग करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा होगा। 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर इसका योग क्या हो जाएगा? इसका योग 112 हो जाएगा, और 4 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 3 11 32, 4 8 32, यहाँ पर 28 हो गया। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा औसत किसका आया है? यहाँ पर एक औसत आया है 33.25, एक आया है 50, एक आया है 45, एक आया है 28। तो सबसे ज़्यादा ये 50 है। ये किसका है? ये सितंबर माह का है। तो सितंबर माह का औसत सबसे अधिक आया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए इस पर आधारित और प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम अगस्त में खुले खातों की संख्या निकालेंगे। अगस्त माह ये है, इसमें कितने खाते खुले हैं इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जून का लिखेंगे। अगस्त में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए अगस्त माह में जोड़ लेते हैं कितने खाते खुले हैं। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7, 3 10, 3 13, 13 5 18, 180 खाते अगस्त माह में खुले हैं। ऐसे ही आपको जून माह में निकालना है। जून माह का आप निकाल लीजिए। जून माह ये है 28 18 45 42, इनको आपस में जोड़ लीजिए। 8 8 16, 16 5 21, 2 23, 23 की 3 हासिल 2, और 2 2 4, 1 5, 4 9, 4 13, 133 हुआ है। अगस्त में 180 खाते खुले थे, जून माह में 133 खाते खुले हैं। अब इनका प्रतिशत आपको निकाल देना है। अगस्त माह में ज़्यादा संख्या में खाते खुले हैं, जून माह में कम संख्या में खुले हैं। तो इनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 180 में क्या करेंगे? 133 को माइनस कर देंगे। 180 में 133 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आता है। यहाँ से उधार ले जाएंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गए 7 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 गए 4 हो जाएगा। 47 अंतर आया है दोनों का। ठीक है, अब इनका प्रतिशत वृद्धि हम निकाल देंगे। 47 बटा 133 गुणे 100 हो जाएगा। 47 बटा 133 गुणे 100, 47 का 100 में गुणा कर लेंगे तो 4700 हो जाएगा। 4700 बटा 133। अब 4700 में 133 का भाग करना है। आप लोग भाग करके देखिए कितना आता है। इसमें भाग करेंगे तो आपका लगभग 35.3% आ जाएगा। 35.3% का मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या लिखेंगे, उसके बाद जीरोधा में खुले खातों की संख्या लिखेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए पहले एंजल का लिखते हैं, मई से सितंबर तक। एंजल का आप लोग यहाँ पर देखिए लिखते हैं, एंजल में खुले खातों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए मई से सितंबर तक लिखना है तो 25 28 35 65 55 का योग कर लेना है। क्या करेंगे? 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55, इन सब का योग क्या हो गया? इन सब का योग करेंगे तो 208 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जीरोधा का निकालना है। जीरोधा का आपको लिखना है, पूरा योग लिखना है। जीरोधा यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर मई से लेकर सितंबर तक लिखना है। 30 45 50 35 40 का योग करना है। लिखेंगे 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 और प्लस 40, इसका योग कर देंगे। इसका योग करेंगे तो टोटल 200 आ जाएगा। इन सब का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 208 और 200 आया। अब इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है। तो अनुपात कैसे निकलेगा? 208 को ऊपर लिखेंगे, 200 को नीचे लिखेंगे। अब 200 से भाग करना है किसमें? 208 में भाग कर सकते हैं। 251 200 जाएगा, उसके बाद 8 बच रहा है, तो 8 बच रहा है, दशमलव लगा देंगे, 80 बन जाएगा। 80 में भाग जाएगा नहीं 200 से, एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 800 बन जाएगा। और 200 चौका 800 होता है तो 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो गया, 1.04। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न पेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, आपको यह बताना है। 4 शेयर ब्रोकर दिए गए हैं, चारों का पहले आपको औसत निकालना है और देखना है किसका औसत सबसे अधिक है। ठीक है, तो चलिए पहले एंजल का निकालते हैं।
एंजल का औसत कैसे निकालेंगे, एंजल यहाँ पर है, इसका औसत कैसे निकालेंगे, कुल संख्याओं का योग कर देंगे और इनकी संख्या से भाग कर देंगे। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 से भाग करना है, इन सबको जोड़कर 5 से भाग करना है। तो लिखेंगे 25 प्लस 28 और प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55, इनका योग करके इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो एंजल का औसत निकल जाएगा। इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो 208 हो जाएगा। 208 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और उसके बाद 8 है, 5 एकन्नम 5, 3 8 दशमलव लगा देंगे, 30 बन जाएगा, 5 छंग 30, 41.6 आया। ये औसत किसका है, एंजल का है। अब ऐसे शेर खान का निकालेंगे, ठीक है, शेर खान का यहाँ पर लिख दे रहे हैं। शेर खान का औसत कैसे निकलेगा, शेर खान यहाँ पर लिखा है, इसका औसत निकालेंगे, पूरा योग करके 5 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 22 प्लस 18, 22 प्लस 18 प्लस 32 और प्लस 30 प्लस 45, इनका योग करके इसमें 5 से भाग करेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग 147 हो जाएगा। 147 में 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 4 14 47 बन गया, 5 9 45, 2 47 दशमलव लगा देंगे, 20 बन जाएगा, 5 चौक 20, 29.4 ये शेर खान का औसत आ गया। अब ट्रेड बुल का औसत निकालते हैं, यहाँ पर ट्रेड बुल लिखते हैं, ट्रेड बुल का औसत, ट्रेड बुल का औसत आप देखिए, ट्रेड बुल यहाँ पर है, इसका औसत निकालेंगे तो लिखेंगे 35 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60 और बटा 5, 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका योग करते हैं, योग इसका क्या हो जाएगा, ट्रेड बुल का पूरा इसका योग हो जाएगा दोस्तों 232, 232 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करिए, 5 चौक 20, 3 23 32 बन गया और 5 छंग 30, 2 32, 2 बच रहा है अभी, दशमलव लगाएंगे, 20 बन जाएगा, 5 चौक 20, ये आपका 46.4 आ गया ट्रेड बुल का औसत, ठीक है। अब ऐसे जेरोधा का निकालते हैं, जेरोधा का औसत निकालते हैं। जेरोधा में आप देखेंगे यहाँ पर दिया है 30 प्लस 45 और प्लस 50 प्लस 35 और प्लस 40, इसका योग करके इसमें 5 से भाग करेंगे, इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेरोधा का पूरा योग इसका आ जाएगा 200, 200 में 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 40 आ जाएगा, इसका औसत कितना आया, 40 आया। अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा औसत किसका है, ये पहला देखिए एंजल का 41.6 आया है, शेर खान का 29.4 आया है, जेरोधा का 40 आया है और ट्रेडबुल का 46.4 आया है। तो सबसे ज़्यादा 46.4 ट्रेडबुल में आया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ट्रेडबुल का औसत सबसे ज़्यादा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, पहले औसत दोनों का निकालना है, ट्रेडबुल का और शेर खान का, उसके बाद प्रतिशत आपको बताना है। तो चलिए ट्रेडबुल का औसत निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडबुल। ट्रेडबुल का औसत कैसे निकलेगा, ट्रेडबुल यहाँ पर लिखा गया है 35 42 45 50 60 का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, सबका योग करके 5 से भाग कर देंगे क्योंकि इनकी संख्या 5 है। तो लिखेंगे 35 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 50 और प्लस 60 बटा 5 कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, इनके योग में हम 5 से भाग करेंगे, इनका योग हो जाएगा दोस्तों 232 बटा 5, इसमें भाग करिए, 5 चौक 20, 3 23 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 32 दशमलव लगा देंगे, 20 बन जाएगा, 5 चौक 20, ये 46.4 औसत आ गया ट्रेडबुल का, ठीक है। अब ऐसे ही औसत किसका निकालना है, शेर खान का निकालना है। तो शेर खान का भी औसत ऐसे निकल जाएगा, शेर खान यहाँ पर है 22 18 32 30 45 का औसत निकालना है। 22 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 45 और बटा 5 कर देंगे, इसका औसत निकालेंगे, इसका योग पहले करेंगे, इसका योग क्या हो जाएगा, तो शेर खान का पूरा योग 147 हो जाएगा बटा 5, इसमें 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 4 14 47 बन गया, 5 9 45 2 47 दशमलव लगा देंगे, 20 बन गया, 5 चौक 20, 29.4 आ गया। अब इन दोनों का प्रतिशत निकालना है, 46.4 का 29.4 का। तो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 46.4, यहाँ पर हम प्रतिशत निकाल देते हैं, 46.4 माइनस 29.4 और बटा 29.4 गुणे 100। अब ऐसे प्रतिशत निकाल देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 46.4 में 29.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है, और बटा 29.4
गुणे 100। अब इसको सरल करना है, 17 का 100 में गुणा कर देंगे 1700 हो जाएगा। 1700 में हम 29.4 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग भाग करके देखिए। भाग करेंगे तो लगभग दोस्तों आपका आ जाएगा 57.82%। ठीक है, 57.82%। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, आप लोग भाग करके देखिए। 57.82% आपका आंसर आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब देखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप लोग इन्हें देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित रेखाचित्र में सीमेंट का उत्पादन दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें तथा प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है ग्राफ के माध्यम से, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब किस वर्ष उत्पादन घटा है आपको यह बताना है। यहाँ पर वर्ष दिया गया है 2012-13, 15-16, 16-17, 19-20। इस ग्राफ के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 2012-13 में देखते हैं कितना घटा है, उत्पादन अधिकतम कितना घटा है 2012-13 में। तो यहाँ पर देखिए 2012 और 13 ये है, 2012-2013 58 था, 58 से यहाँ पर कितना हुआ है 55 हुआ है, तो लगभग 3 मिलियन टन की कमी हुई है। कितने मिलियन टन की, 3 मिलियन टन की कमी हुई है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे 2015-16 में देखते हैं कितनी कमी हुई है। 2015-16 यहाँ पर है, 2015 में 98 था, 2016 में 60 हो गया, तो 98 से 60 हुआ है, कितनी कमी हुई है यहाँ पर 38 मिलियन टन की कमी हुई है, क्योंकि 60 30 90 8 98 मतलब 38 मिलियन टन की कमी हुई है। ठीक है, और आगे है 2016-17। 2016-17 में आप देखेंगे 60 था, 60 से 55 हुआ है, मतलब 5 मिलियन टन की कमी हुई है, तो 5 मिलियन टन यहाँ पर लिख देंगे। और आगे 2019-20 का देखेंगे, 2019-20 यहाँ पर है। ठीक है, 2019-20 में देखिए 90 से 80 हुआ है, मतलब 10 मिलियन टन की कमी हुई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी किस वर्ष हुई है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए 2015-16 में 38 मिलियन टन की कमी हुई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ग्राफ के माध्यम से इनका उत्तर देना होता है। ग्राफ आप समझ लेंगे तो आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए इस ग्राफ पर आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, आपको यह बताना है ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर वर्ष दिया गया है, वर्ष में देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है। तो चलिए 2013-14 में पहले देखते हैं। 2013-14 ये है, 13-14 में आप देखेंगे 90 मिलियन टन है उत्पादन। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे, पिछले वर्ष 55 था, 55 से 90 हुआ है, मतलब कितनी वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे इसमें लगभग 35 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, 55 35 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 35 मिलियन टन लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही 2017-18 में देखते हैं। 2017-18 ये है 80 मिलियन टन है, और इसके पहले पिछले वर्ष में 55 था, उसके बाद 80 हुआ है, तो 55 से 80 मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 25 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, 25 यहाँ पर लिख देंगे। 2014-15 में देखते हैं। 2014-15 ये है, इसमें आप देखेंगे 98 है, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष 90 था, 90 से 98 हुआ है, इसका मतलब 8 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिए। 2018-19 में आप देखिए, 2018-19 में 90 है, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष 80 था, उसके बाद 90 हुआ है, मतलब 10 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है, आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए 35, यहाँ पर 2013-14 के दौरान सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, वर्ष 2013-14। तो इस तरह से आप ग्राफ के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था, आपको यह बताना है। तो प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत आपको निकालना है। प्रथम 3 वर्ष कौन कौन है, 2010, 2011, 2012। इसमें उत्पादन देखेंगे 42, 44, 58 है। तो क्या करेंगे, इनका योग करके हम 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो प्रथम 3 वर्षों का निकालना है, तो प्रथम 3 वर्षों का योग करके 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 42 + 44 + 58 बटा 3। ठीक है, 3 से हम भाग करेंगे। अब इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 2 14, 24 हो गया, 3 8 24, 48 मिलियन टन आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 48 मिलियन टन। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखेंगे।
सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया था? किस वर्ष अधिकतम उत्पादन दर्ज किया गया है आपको यह बताना है। वर्ष यहाँ पर दिया गया है 2013-14, 14-15, 18-19, 17-18। किस वर्ष अधिकतम उत्पादन हुआ है आपको यह बताना है। तो चलिए पहले लिखते हैं 2013-14 का। 13-14 में आप देखेंगे 13-14 कहाँ पर है, 13-14 ये है, इसमें उत्पादन 90 मिलियन टन है तो 90 यहाँ पर लिख देंगे। 2014-15 है, 2014-15 में देखेंगे 14-15 ये है, इसमें 98 मिलियन टन उत्पादन है तो 98 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 2018-19 का देखते हैं। 2018-19 में देखेंगे 90 मिलियन टन है तो 90 मिलियन टन यहाँ पर लिख देंगे। और 2017-18 में देखते हैं, 2017-18 कहाँ पर है, ये है, इसमें देखिए 80 मिलियन टन उत्पादन हुआ है तो यहाँ पर 80 मिलियन टन लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ है आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन 98 ये 2014-15 में हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2014-15 में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब देखेंगे। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था आपको यह बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2011-12 यहाँ पर है, यहाँ पर 2011-12 में उत्पादन 58 मिलियन टन था और इसके पहले 44 मिलियन टन था। तो इसमें कितना अंतर है, कितनी वृद्धि हुई है आपको यह देखना है। तो देखिए पहले 58 में हम क्या करेंगे, पिछले वर्ष 44 को माइनस कर देंगे तो लगभग 14 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 44 से 58 तक आने में 14 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो इसका प्रतिशत हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 14/44 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सरल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 14 में 100 का गुणा कर देंगे तो 1400 हो जाएगा। 1400 में हम क्या करेंगे, 44 का भाग करेंगे। 1400 में 44 का भाग करिए, आपका कितना आंसर आता है, तो भाग करिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लगभग 31.81% आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, भाग करना है, आप भाग कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या है आपको बताना है। यहाँ पर आयात लिखा गया है, ये आयात दोस्तों करोड़ रुपए में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2014-15 में पहले देखेंगे, 2014-15 में आयात 900 करोड़ है, कितना है, 900 है 2014-15 में। और इसके बाद 2015-16 में आप देखेंगे, 2015-16 में आयात आपका कितना है, 1200 है। ठीक है, 1200 करोड़ है, तो यहाँ पर 1200 लिखेंगे। वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि 300 करोड़ की हुई है, तो इनका प्रतिशत आपको निकालना है। प्रतिशत क्या हो जाएगा, 300/900 गुणे 100। इसको सरल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का इसमें 300 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यहाँ पर लिखते हैं 9 त्रिक 27, 3 30, 30 बन गया, फिर से 9 त्रिक 27, अब दशमलव लगा देंगे, 3 बच रहा है मतलब 30 हो गया, फिर 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 33.3% आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत आपको बताना है। यहाँ पर जो आयात लिखा गया है, इसमें हर वर्ष जो वृद्धि हुई है इसका औसत आपको बताना है। तो पहले वर्ष में क्या वृद्धि हुई है, 700 से 900 हुआ है, 200 की वृद्धि हुई है, तो 200 पहले लिखते हैं और आगे प्लस लिखते हैं। 900 से 1200 हुआ है, मतलब 300 की वृद्धि हुई है, 300 लिखते हैं और आगे प्लस। 1200 से 1200 इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए 0 लिखते हैं और आगे प्लस। 1200 से 1300 हुआ है, मतलब 100 की वृद्धि हुई है और आगे प्लस। 1300 से 2000 हुआ है, मतलब कि 700 की वृद्धि हुई है। अब इनका औसत निकालना है, तो इनका पूरा योग करके इनकी संख्या से भाग करेंगे। इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है तो इसमें हम 5 से भाग करेंगे, औसत हमारा आ जाएगा। इनका योग करिए, 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13, 1300 आ गया। 1300 में हम 5 से भाग करेंगे, 1300 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 3 13, 30 बन गया, 5 छंग 30, 260। यहाँ पर 260 करोड़ रुपए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था आपको यह बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले पूरा औसत आपको निकालना है, यक्स का जो कुल औसत है उसको निकालना है। उसके बाद जो औसत प्राप्त होगा उससे आपको यहाँ पर वर्षों में मिलान करना है, देखना है किस वर्ष में आयात अधिक है उसके औसत आयात से। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहले यक्स के आयात का औसत निकालते हैं। तो यक्स के आयात का औसत,
यक्स के आयात का औसत, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। कुल संख्याओं का योग कर देते हैं 700 प्लस 900 और प्लस 1200 प्लस 1200 और उसके बाद प्लस 1300 और प्लस 2000, इन सब का योग करते हैं और योग करने के बाद इनकी संख्या से भाग करते हैं। इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से भाग करते हैं। चलिए इनका योग क्या होगा, इनका योग करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 7300। 7300 में अब हम 6 से भाग करेंगे, तो 6 से भाग करिए, 6 एक अन्नम 6 एक 7 13 बन गया, 6 दूनी 12 एक 13 10 बन गया, 6 एक अन्नम 6 4 10 40 बन गया, 6 4 36 हो गया, 36 4 40 दशमलव लगा देंगे, फिर से 40 बन गया, फिर 6 6 36 और फिर 6 6 36, ये 6 6 आएगा, 1216.66 करोड़ आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है जो औसत ये प्राप्त हुआ है इससे किस वर्ष में आयात अधिक आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2017-18, 2018-19 में देखिए ये जो 1216 करोड़ है इससे ज़्यादा यहाँ पर आयात हुआ है, 1300 करोड़ है और 2000 करोड़ है। मतलब इन 2 वर्षों में जो आयात है ये कुल औसत आयात से अधिक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 वर्षों में, कितने वर्षों तक, मतलब 2 वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यही आपको देखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर आपको निकालना है। तो पिछले प्रश्न में आपने यक्स का औसत पूरा निकाला था। यक्स का औसत आयात निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आयात दिया गया है इनका आपस में योग करेंगे और इनकी संख्या से भाग करेंगे। इनका योग करने पर कितना आया था, 7300 आया था पिछले सवाल में, और किससे भाग देना था, 6 से भाग देना था क्योंकि इनकी संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इससे भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आया था, ये 1216.66 करोड़ आया था। अब ये जो औसत आया था ये यक्स का औसत था, किसका, यक्स का ये औसत था। ठीक है, अब आपको देखना है जो औसत प्राप्त हुआ है किस वर्ष में आयात औसत से अधिक है और किस वर्ष में आयात औसत से कम है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 वर्षों में अधिक है। देखिए 2018-2019 में यहाँ पर 1300 करोड़ है और 2000 करोड़ है, और यहाँ पर जो औसत आया है यक्स का ये 1216 करोड़ ही है, तो इससे केवल 2 वर्षों में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, औसत से अधिक, औसत जो औसत प्राप्त हुआ है औसत से अधिक 2 वर्षों में, 2 वर्षों में यक्स का आयात है, यक्स का आयात है। 2 वर्ष कौन कौन है, ये है 2018-2019, यहाँ पर ज़्यादा है। और औसत से कम कितने हैं, औसत लिखेंगे, औसत से कम 4 वर्षों तक, कितने, 4 वर्षों में यक्स का आयात है। 4 वर्षों में यक्स का आयात कौन कौन है, ये है आपका 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वर्ष और 2 वर्ष जो निकल कर आया है इनका अंतर आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है कि यक्स के औसत आयात से अधिक और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर आपको बताना है। तो 4 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर आपको बताना है। 4 - 2 कर देंगे बराबर 2, 2 आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के औसत से कितनी है, आपको यह बताना है। तो 2018-19 के दौरान यक्स का आयात क्या है, यहाँ पर देखिए 18-19 ये है, यहाँ पर यक्स का आयात 2000 है, तो लिखेंगे 2018 और 19 के दौरान यक्स का आयात क्या है, 2000 है, 2000 करोड़ रुपए है। अब आपको यहाँ पर सभी वर्षों के यक्स के आयात का औसत निकालना है, उसके बाद दोनों का प्रतिशत आपको निकालना है। तो सभी वर्षों में आयात का औसत आपने पिछले प्रश्न में निकाला था, कैसे निकाला था, सभी का योग करके 6 से भाग दिया गया था। सभी का योग करने पर कितना आया था, 7300 आया था। 7300 में 6 से भाग करेंगे तो लगभग 1216.66 करोड़ आया था। ठीक है, ये जो है सभी वर्षों में यक्स का औसत आया था। अब इन दोनों का प्रतिशत आपको निकालना है, 2000 का और 1216 का प्रतिशत आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो चलिए प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 2000, 2000 है इसमें हम माइनस करेंगे 1216.66 और बटा भाग करेंगे 1216.66 गुणे 100 से।
इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2000 में 1216.66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 783.34 और बटा 1216.66 गुणे 100। अब इसको दोस्तों सरल करना है। 100 का इसमें 783.34 में गुणा करना है, उसके बाद 1216.66 से भाग करना है। ठीक है, करेंगे तो लगभग आपका कितना आंसर आ जाएगा, लगभग 64.38% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर भाग करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। आपका आंसर यहाँ पर 64.38% आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एक तालिका दी गई है और तालिका पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तालिका में दोस्तों 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, ए यहाँ पर है और मंगलवार यहाँ पर है। ए द्वारा बेची गई वस्तु क्या है 35 है, तो लिखेंगे 35। और आगे शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, सी यहाँ पर है और शनिवार यहाँ है, सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 है। तो कह रहा है इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है। तो अनुपात यहाँ पर आ गया, इनको अब सरल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45, 7:9, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी तालिका पर आधारित। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, आपको यह बताना है। यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु क्या है, सोमवार कहाँ पर है, ये है, और डी द्वारा बेची गई वस्तु 20 है सोमवार को, तो 20 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, यहाँ पर देखिए शनिवार यहाँ पर है और सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 है, तो यहाँ पर 45 लिखते हैं। अब इन दोनों का प्रतिशत निकालना है, तो क्या लिखेंगे 20/45 गुणे 100 कर देंगे। इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 नवा 45। आगे हो जाएगा 100 का 4 में गुणा 400, 400/9 हो जाएगा। 400 में हम 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 होता है। कितना होता है, 9 चौक 36, 4 40, फिर से 40 हो गया, फिर से 9 चौक 36 करेंगे, 4 40, 4 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे, फिर से 40 बचेगा, फिर से 9 चौक 36 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद फिर से 4 बचेगा, तो 44.44% यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, आपको बताना है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो बी द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तु क्या है, बी द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तु 45 है, तो पहले हम 45 लिखते हैं और आगे प्लस लिखते हैं। सी द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तु क्या है, सी द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तु 48 है, 48 लिखेंगे, और प्लस डी द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु क्या है, डी द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु 40 है, 40 लिखेंगे। अब इनका औसत निकालना है तो इसमें 3 से भाग कर देंगे क्योंकि इनकी संख्या 3 है। ठीक है, अब इनका योग करेंगे, इनका योग कर देंगे तो 133 हो जाएगा। 133 में हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करिए, 3 चौक 12, 1 13, फिर 13 बन गया, फिर 3 चौक 12, दशमलव लगा देंगे, 1 बच रहा है, 10 बन जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 10, फिर 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर 44.33 आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, आपको यह बताना है। तो पहले सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की कितनी बिक्री हुई है उसको लिखेंगे। तो सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री क्या है, डी वस्तु की बिक्री है यहाँ पर देखिए 20, 26, 41, 40। इनका योग करेंगे 20, 26, 41 और आगे है 40, तो लिखेंगे प्लस 40। इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो 127 आ जाएगा। और ऐसे ही सप्ताह के सभी 4 दिनों में बी वस्तु की बिक्री निकालेंगे तो लिखेंगे बी वस्तु की बिक्री बराबर देखिए 45, 50, 28, 40, तो लिखेंगे 45 प्लस 50 प्लस 28 और प्लस 40। इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग दोस्तों 163 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 163 माइनस 127 बटा 127 और गुणे 100।
ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 163 में 127 माइनस करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। 36/127, यहाँ 100 का 36 में गुणा कर लेंगे तो 3600 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3600 में 127 का भाग करना है। भाग करके देखिए कितना आता है। भाग करेंगे दोस्तों तो 28.3% आएगा। 28.3%। यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है, आपको यह बताना है। पहले सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकालना है, उसके बाद शुक्रवार को बेची गई वस्तु का औसत निकालना है, फिर दोनों का अंतर करना है। तो सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत आपको पहले निकालना है, तो पहले सोमवार लिखेंगे, सोमवार का औसत निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 40, 45, 25, 20 इन सब का योग करके 4 से भाग कर देंगे तो सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत आ जाएगा। ठीक है, तो 40 + 45 और प्लस 25 + 20 बटा कितना करेंगे, 4 करेंगे। अब इनका योग करके 4 से भाग करेंगे, इनका योग करेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग करिए। 4 तिहाई 12, 1 13, 10 बन गया। तो 4 से 10 में भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 10 दशमलव लगा देंगे, 20 बन जाएगा। 4 पंचे 20, यहाँ पर 32.5 आ गया। ये सोमवार का औसत आ गया। अब ऐसे ही दोस्तों शुक्रवार का औसत निकालना है, तो लिखेंगे शुक्रवार का औसत। शुक्रवार का औसत क्या है, देखिए यहाँ पर 25, 28, 15, 41 का योग करके 4 से भाग करेंगे, क्योंकि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या होता है। तो 25 + 28 + 15 और प्लस 41 बटा 4, इनका योग करके 4 से भाग करेंगे। इनका योग दोस्तों 109 आ जाएगा। 109 में हम 4 से जब भाग करेंगे तो 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 2 10, यहाँ पर 29 बन गया। 4 सत्ते 28, 1 29 दशमलव लगा देंगे, 10 बन जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 2 10, फिर 4 पंचे 20, 27.25 ये शुक्रवार का औसत आ गया। अब इन दोनों का अंतर आपको बताना है, तो अंतर कर दीजिए। 32.5 में माइनस कर देंगे 27.25, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.25 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब फिर से दोस्तों यहाँ पर एक तालिका दी गई है, तालिका पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर दोस्तों भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया गया है इस तालिका में, और इसके माध्यम से ही आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, आपको यह बताना है। गेहूं वाले ऑप्शन में आपको देखना है तालिका में। आप देखेंगे 2013-14 के दौरान 7056 टन उत्पादन हुआ है। इसके पहले दोस्तों 7112 टन उत्पादन हुआ था। तो यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है कब, 2013-14 में, इसलिए आपका यहाँ पर 2013-14 आपका सही है। और इसके साथ साथ दोस्तों 2014-15 में भी गिरावट दर्ज की गई है। कॉलम में आप गेहूं वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 2014-15 में 6896 टन उत्पादन। इसके पहले कितना था, 7056 टन उत्पादन था, और 2014-15 में 6896 टन उत्पादन हो गया है। तो यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए 2014-15 भी आपका सही है। तो आयोग ने दोस्तों इस पर सभी को कॉमन अंक दिया था, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए और सी दोनों सही है, क्योंकि 2013-14 और 2014-15 दोनों वर्षों के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। फसल है मक्का, जौ, दालें, बाजरा। इसमें से आपको देखना है कौन सी फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग तालिका में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बाजरा वाला ऑप्शन है, बाजरा वाला जो फसल है, उसमें आप देखेंगे 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए बाजरा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप तालिका के माध्यम से आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है, आपको बताना है। तो आलू का औसत उत्पादन आपको बताना है। आलू का औसत आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आलू वाले ऑप्शन में आप देखिए तालिका में दिया गया है 210, 220, 222, इन सब का क्या करना है, योग करके इनकी पूरी संख्या से भाग कर देना है। इनकी संख्या कितनी है, टोटल 7 है, तो 7 से भाग करना है इनको जोड़कर। तो चलिए इनका औसत निकालते हैं। पहले 210 लिखते हैं, 210 + 220 + 222 और आगे
प्लस 245 प्लस 315 और यहाँ से प्लस 400 और प्लस 445 और बटा 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे, क्योंकि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। अब इनका टोटल योग करेंगे, कितना हो जाएगा? टोटल योग करिए, इनका योग दोस्तों लगभग 2057 हो जाएगा इनका योग। और इसमें हम 7 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 6 20, यहाँ पर 65 बन गया, 7 9 63, 63 2 65, 2 7 के बगल में आ जाएगा, 27 बन जाएगा। तो यहाँ पर भाग चला जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 6 27, दशमलव लगा देंगे, 60 बन गया और 7 8 56। तो यहाँ पर दोस्तों 293.86 टन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग तालिका में ध्यान से देखेंगे, 2016-17 के मध्य चावल वाले ऑप्शन में आप लोग ध्यान से देखिए, चावल वाले ऑप्शन में आप देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 826 टन उत्पादन था और 2016-17 में 812 हो गया, लगभग 14 टन की गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर चावल बिल्कुल राइट हो जाएगा तालिका के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है आपको यह बताना है, मतलब कितना गुना है आपको यह बताना है। तो आलू का उत्पादन 2015-16 में कितना था? आलू का उत्पादन लिखेंगे, आलू का उत्पादन 2015-16 में 400 टन था और 2010-11 में आलू का उत्पादन कितना था? 2010-11 में आलू का उत्पादन 210 टन था। ठीक है, ये वाला कब का है? ये ऊपर वाला 2015-16 का है, इसको लिख लीजिए, 2015-16 का है और ये 2010-11 का है। 400 और 210 टन। अब इन दोनों का क्या करना है? गुना निकालना है कि आलू का जो उत्पादन है 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। तो क्या करेंगे? 400 में हम 210 का भाग कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 40 में भाग करेंगे, 21 1 21, 21 9 30, 10 40 मतलब 19 ज़्यादा है, दशमलव लगा देंगे तो 190 बन जाएगा और 21 9 189 होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1.9 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पेट एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो उनके लिए सूचना यह है, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बगल में एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, ऑल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन प्रेस करने के बाद उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।